प्रिंसिपल कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया जाए बाय चेंजिंग टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन, तो इक्विलिब्रियम किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, या तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड, और उसके बाद रीएस्टैब्लिश हो जाता है। तो वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ये ली शटले प्रिंसिपल। कल हमने पहला इफेक्ट देख लिया था, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। उसमें ये कहा गया था कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, और आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाई, या ये कह लो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है, कहने का मतलब ओवरऑल क्यू कम करना है। दैट मींस इन दोनों से ये जो क्यू होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, अगर ये आप बढ़ा दो या ये कम क्यू केसी से कम हो जाए। और बच्चों जब भी क्यू केसी से कम होता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम फास्टर देन रेट ऑफ बैक, और फॉरवर्ड रिएक्शन तो क्लियर है। एक क्वेश्चन करके देखिए, ये क्वेश्चन है इस ये CO3, बच्चों ये CO3 टूट रहा है CaO और CO2, ठीक है। ऑब्वियसली क्लोज कंटेनर में अभी इक्विलिब्रियम है, ठीक है। Reaction equilibrium. If more CaCO3 is added from outside, if more CaCO3 is added, अगर और CaCO3 add करेंगे, more CaCO3 added, then the pressure of CO2 will, then the pressure of CO2 will, तो CO2 है उसका pressure क्या हो जाएगा? Then the pressure of CO2 will, the option increase, decrease, remain same, may increase, may decrease, मतलब या तो बढ़ेगा या कम होगा या वही रहेगा, या कभी बढ़ जाएगा कभी कम हो जाएगा, ऐसे चार ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा, आवाज कम आएगी अभी आपका बेटा। क्वेश्चन ये है कि CaCO3 टूट रहा है CaO और CO2 में, क्लोज कंटेनर में इक्विलिब्रियम आ गया। अब बच्चे हमने बाहर से CaCO3 और ऐड कर दिया है, more CaCO3 added. Now the question is this, the pressure of CO2, जब बाहर से CaCO3 और ऐड करेंगे तो प्रेशर ऑफ CO2 विल इंक्रीज, पहला ऑप्शन, डिक्रीज दूसरा ऑप्शन, रिमेन सेम तीसरा ऑप्शन, और चौथा ऑप्शन है मे इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, ठीक है। वेरी गुड, आई होप तो सभी बच्चों का आंसर समझ में आ जाए। बताओ बेटा क्यों? आंसर है रिमेन सेम, वेरी गुड। और रीजन है सॉलिड्स का मास से कोई लेना देना नहीं, ये चीज सॉलिड है और सॉलिड में रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली ये जो एक्टिव मास है ये हमेशा बन रहा है। तो अगर कभी सॉलिड है रेट इज कांस्टेंट, अगर बेटा रेट कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली ये CO3 आपका रेट चेंज नहीं होगा। सॉलिड्स के लिए इंडिपेंडेंट होता है अमाउंट। बोलो बेटा क्लियर है पहला सेंटेंस, पहला क्लियर। चलिए बच्चों अगली हेडिंग का नाम है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। पहला हो गया इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, दूसरा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर का इफेक्ट हो गया, ठीक है। तो बच्चों इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या है बेटा, दो तरह की रिएक्शन होती है, आई होप सभी को मालूम है, एक एंडोथर्मिक और एक बच्चों ऑब्वियसली जो हीट एब्जॉर्ब करके चलती हैं, और एक्सोथर्मिक वो होती हैं जो हीट एवॉल्व करती हैं, ठीक है। क्या आपको आवाज आ रही है? क्या इससे कुछ बेटर हो रहा है? एक सेकेंड है, चेक कर रहा हूं। चल रहा। तो अगला इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या है कि टेम्परेचर आपकी वीडियो ऑफ है। नहीं होगी ऑन, एक सेकेंड, ठीक है। तो बेटा अगला फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से ये है प्रोडक्ट। सपोज ये डायरेक्शन एंडोथर्मिक है, आई होप सो। एंडोथर्मिक मतलब मालूम है हीट एब्जॉर्ब करना, हीट एब्जॉर्ब। व्हाट इज द मीनिंग हीट एब्जॉर्ब? मतलब जैसी आप उसे एनर्जी देंगे तो वो एनर्जी और ज्यादा चाहता है और अच्छा है उसके लिए, क्योंकि उसे तो हीट एब्जॉर्ब करना है।
तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंडोथर्मिक के मजे आ जाएंगे, क्योंकि तो उसे हीट एब्जॉर्ब करनी थी, उसे और हीट मिल रही है, तो एंडोथर्मिक डायरेक्शन तेज हो जाएगा। अब आप प्रैक्टिकली सोचो, ये डायरेक्शन तेज हो गया, जब ये वाला डायरेक्शन तेज हो गया तो इक्विलिब्रियम आगे चला गया, मतलब पहले तो ये डायरेक्शन तेज हो गया तो अमाउंट यहाँ ज्यादा आ गया, फिर धीरे धीरे पिछला भी तेज होगा और थोड़ी देर बाद फिर इक्विलिब्रियम आएगा, लेकिन जब थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम आएगा तो ये वाली चीजें पहले से ज्यादा दिखेंगी। दैट मीन्स अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। और ऑब्वियसली यही अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती तो बच्चों कॉमन सेंस की बात या लैप्लास और लेवाइसर लॉ कि पिछला डायरेक्शन एंडोथर्मिक हो जाता, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे पीछे जाती, और अगर रिएक्शन पीछे जा रही है P/R में पीछे जा रही है तो कौन बढ़ जाएगा, R बढ़ जाएगा, मतलब रिएक्टेंट ज्यादा बढ़ने लगेंगे, यानी इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आएगा। तो सिंपल भाषा क्या है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये आ गया सिंपल पॉइंट बेटा, डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे फॉरवर्ड, ठीक है। और अगर ये एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे बैकवर्ड, ठीक है। अब इससे जरा एग्जांपल में सोचिए, बहुत इजी लगेगा, एकदम बच्चों वाला लगेगा आपको। सपोज आपके पास आइस है और आइस को हमने वाटर सॉलिड कह दिया और आपके पास वाटर लिक्विड है, तो एक कॉमन सेंस की बात करो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कॉमन सेंस क्या होगा, समझ में आ रहा है बेटा, इतना तो कॉमन सेंस कह रहा हूं, मतलब बर्फ पिघल के पानी बनाएगी या पानी से बर्फ बनेगा, मतलब प्रैक्टिकली सोचो, एक बर्तन में पानी रखा है और बर्फ भी रख दी है, अब तुमसे कह रहा हूं गर्म करो तो बर्फ जमेगी ना, समझ में आ रहा, बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलेगी, जमेगी तो नहीं ना। तो हीट करने पे रिएक्शन कहां गई, इधर की ओर गई ना, क्योंकि ये एंडोथर्मिक है, क्योंकि ये हीट एब्जॉर्ब करने से हो रहा है इसलिए इधर गई। अब प्रैक्टिकल बात करो, तुम्हें बर्फ जमानी है, बर्फ कैसे जमेगी, जब टेम्परेचर कम, भैया टेम्परेचर कम करते जाए नेचर में अपने आप बर्फ जम जाती है, कोई फ्रिज थोड़ी लगाना पड़ता है। तो टेम्परेचर कम करने पे रिएक्शन कहाँ जाती है, पीछे की तरफ, और क्योंकि रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगी तो बर्फ जमने लगेगी, तो इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने पे इधर और टेम्परेचर कम करने पर इधर। बोलो क्लियर है। तो आपको क्या याद रखना है, विद राइज इन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ की ओर चला जाता है, विद राइज इन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम shift towards equilibrium shifts towards more, बल्कि ज्यादा अच्छा हमें ये कहना चाहिए एंडोथर्मिक डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स एंडोथर्मिक, मोर रहने दीजिए, एंडोथर्मिक डायरेक्शन, विद राइज इन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स एंडोथर्मिक डायरेक्शन, ठीक है। तो जो भी हीट एब्जॉर्ब होती है वो फेवर करती है एंडोथर्मिक डायरेक्शन को। इज इट क्लियर, ठीक है। अब इसको एग्जांपल में चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी एक सिंपल ऐसे लिख दिया है बेटा, इसके फिजिकल इक्विलिब्रिया भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, सोच के देखते हैं। जैसे पहला सिंपल इक्विलिब्रिया लिख रहे हैं, ये इक्वेशन है N2 + 3H2 = ट्वाइस NH3, ठीक है। ये इक्वेशन है N2 + 3H2 = ट्वाइस NH3, और बच्चों इस इक्वेशन में डेल्टा H नेगेटिव लिखा होता है, -20 पॉइंट समथिंग है, तो ये माइनस में है। तो बच्चों बताइए टेम्परेचर बढ़ाने पे कहाँ जाएगी, समझ में आया। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये तो एक्सोथर्मिक है ना, पीछे वाला एंडोथर्मिक होगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम बैकवर्ड, तो हम ऐसे लिखेंगे टेम्परेचर बढ़ाया इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आ गया, मतलब प्रोडक्ट कम हो गए रिएक्टेंट ज्यादा हो गए। इज इट क्लियर, हमेशा मतलब अगर एक्सोथर्मिक है तो पीछे आएगी और एंडोथर्मिक है तो आगे जाएगी, मतलब डेल्टा एच का साइन देखेंगे, एक्सोथर्मिक है तो हमेशा पीछे आएगी, मतलब ऐसा नहीं है कि मंगल को आगे जाएगी और बुध को पीछे आएगी ना, मंगलवार को भी पीछे आएगी, बुधवार को भी पीछे आएगी, ऐसा नहीं होता है ना। हमेशा का मतलब क्या है, सावन में, बरसात में, सर्दियों में, ऐसे पूछ रहे हो क्या, हमेशा का मतलब क्या है,
अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो पीछे आएगी टेम्परेचर बढ़ाने में, डेल्टा एच पॉजिटिव है तो आगे जाएगी, खत्म, सिंपल। इज इट क्लियर? कोई डाउट? ठीक, अब इसको फिजिकल इक्विलिब्रियम से और भी कई जगह आप रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ये कहा कि शुगर है, बताओ बेटा शुगर की सॉल्युबिलिटी वाटर में टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगी या कम होगी? क्लियर है, क्यों? शुगर प्लस वाटर इज इक्वल टू सॉल्यूशन एंड दिस इज एंडोथर्मिक, क्योंकि ये एंडोथर्मिक है तो इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम आगे गया। बेटा इक्विलिब्रियम आया, आगे आया मतलब शुगर ज्यादा घुल गई। एनी डाउट? ठीक है, बताइए सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने में बढ़ती है या कम होती है? फिर से बोलो, देखते हैं। अब मैंने कहा ये है CaCO3 प्लस वाटर और ये बना CaOH होल ट्वाइस एंड सो ऑन H2CO3 जो भी बन रहा है, लेकिन क्लोज कंटेनर है तो रिएक्शन रिवर्सिबल मान ली। और बताओ टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? बताइए, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि ये रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक। क्या आपने कभी चूने को पानी में घुलते हुए देखा है? पेंटर जब भी पेंटिंग करते हैं, पेंटर्स जो लगाते हैं चूना पानी में घोलते हैं, बहुत तेज एक हिजिंग नॉइज के साथ CO2 निकल रही होती है, मतलब प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, तो बहुत हीट निकलती है। समझ में आ रहा है? तो अगर आपने टेम्परेचर यहाँ बढ़ाया तो इक्वेशन कहाँ जा रही है? बैकवर्ड, यानी अब चूना नहीं घुलेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? सपोज आपसे कोई वर्कर आपका ये कह रहा है, हलवाई कह रहा है पानी गर्म कर दीजिए हमें चीनी घोलनी है, ठीक कह रहा है, गलत नहीं कह रहा, डन। और अगर कोई पेंटर कह रहा है पानी गर्म कर दो हमें चूना घोलना है, तो बेटा वो चूना घोल नहीं रहा, चूना लगा रहा है, बिना घुले लगा रहा है। पॉइंट समझ में आया? क्यों? क्योंकि अगर पानी गर्म किया दैट इज टेम्परेचर हाई किया, इक्विलिब्रियम पीछे आ जाएगा, पीछे आ जाएगा सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो चूना घुलेगा तो नहीं, लगेगा जरूर। इज इट क्लियर? बिना घुले लगेगा। पॉइंट समझ में आ गया सब बच्चों को? ठीक है, तो ये हो गया दिस वन। और भी कोई एग्जांपल्स हो सकते हैं आप, जैसे बेटा ये हमने लिया गैस, ये वाटर और ये सॉल्यूशन। बताओ बेटा टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी गैस की बढ़ेगी या कम होगी? सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? तो हमें यहाँ चाहिए इस चीज का कि ये गैस जब पानी में घुलती है तो प्रोसेस एंडो है या एक्सो? बताओ। ठीक है, तो आपको सोचना कैसे, बाई चांस हमें नहीं पता एंडो या एक्सो, तो आपको इतना तो पता होगा कि कोल्ड ड्रिंक्स, एरिएटेड ड्रिंक्स जितने भी ये होते हैं, कोल्ड ड्रिंक, थम्स अप वम्सअप, ये आपको चिल्ड में अच्छे लगते हैं या गर्म में? चिल्ड में, ठंडे होते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये चिल्ड होते हैं इनके अंदर गैस ज्यादा डिसॉल्व होती है, यानी जितना टेम्परेचर कम होता है उतनी गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। और टेम्परेचर कम में सॉल्युबिलिटी है, कम टेम्परेचर पे आगे जा रही है, इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक। समझ में आया? और ज्यादा टेम्परेचर कर दोगे तो इसीलिए क्वेश्चन ये है कि व्हाई द एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन विंटर। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, पानी के अंदर रहने वाले प्राणी हैं, वो विंटर में ज्यादा कंफर्टेबल क्यों होते हैं? तो उसका आंसर है विंटर के अंदर क्योंकि टेम्परेचर कम होता है तो गैसेस मींस O2 पानी में ज्यादा मिलती है, और क्योंकि O2 ज्यादा होगी तो उनके लिए बेटर रहेगा, ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। ये नहीं कहेंगे कि नहीं समर में तो उन्हें पसीना आता है, पानी में रहने वालों को है, बोले पसीना आता है, हाँ हाँ, बोले देखो समुद्र का लेवल ही बढ़ जाता है, उनके पसीने से तो हुआ वो सब, उन्हें गर्मी लगती है, AC नहीं है वहां पे, है ऐसा नहीं कहना है कुछ। तो आपको क्या कहना है कि अगर कोई रिएक्शन टेम्परेचर कम करने पे आगे जा रही है, टेम्परेचर कम करने पे आगे जा रही है, तो वो कैसी है? एक्सोथर्मिक। ठीक है, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पीछे चली जाएगी, टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो आगे जा रही है, तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो मतलब अगर हमें ये पता ही नहीं है कि ये गैस पानी में घुलती है तो एक्सो है या एंडो, तो हम ये तो सोच सकते हैं हीट करने पे क्या होता है। घर का आप जनरल एग्जाम्पल सोचो, पानी का एक बर्तन आपने रखा हुआ है, आप उसे गर्म कर रहे हो, तो गर्म करने में क्या होगा? भाप बन के उड़ेगा या उसके अंदर भाप पहुंचेगी ज्यादा? कॉमन सेंस, गर्म करोगे तो उसके अंदर की गैसेस भी निकलेंगे, वो खुद भी उड़ने लगेगा। यानी गर्म करने पर
गर्म करने पे चीजें बाहर आ रही हैं, ठीक है, यानी दोनों सेपरेट हो रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे पीछे जा रहे हैं। इसका मतलब पीछे वाला डायरेक्शन एंडोथर्मिक, तो आगे वाला डायरेक्शन एक्सोथर्मिक। बोलो भैया, टेम्परेचर का इम्पैक्ट सबको समझ में आ गया कि टेम्परेचर से क्या होगा? ठीक है, यस सर। वेरी गुड। बाई चांस एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन वो दे दें, वैसे तो होगा नहीं लेकिन हाइपोथेटिकल, कि ए सब्सटेंस वाटर में घुलता है बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। कोई भी ए सब्सटेंस या ए गैस वाटर में घुलती है बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। बताओ टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? क्योंकि हमने कहा है वो घुलता है बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, हीट एब्जॉर्ब करके, तो जितनी ज्यादा हीट होगी उतनी ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, उतना ज्यादा घुल जाएगा, मतलब एंडोथर्मिक है। तो एंडोथर्मिक टेम्परेचर बढ़ाने पे आगे जाएंगे, एक्सोथर्मिक पीछे। बोलो भैया, कोई दिक्कत नहीं है? टेम्परेचर का इफेक्ट सबको क्लियर? ठीक है, तीसरा इफेक्ट है Yes, बेटा sir. प्रेशर का। वेरी गुड, हेडिंग लिखें तीसरा, प्रेशर। ठीक है, प्रेशर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम किधर की ओर शिफ्ट करता है ये देखना है बच्चों। इसमें ना प्रेशर में थोड़ा सा अलग है, दो टाइप के इक्विलिब्रियम है, एक फिजिकल और एक केमिकल, दोनों को अलग अलग पढ़ना है। ठीक है, पहले मैं केमिकल इक्विलिब्रियम बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है। ठीक बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या है, ये मैंने अगर कोई इक्वेशन लिखी है, लेट सपोज PCl5 टूट रहा है PCl3 एंड Cl2, तो इस रिएक्शन में आपको स्टोशियोमेट्री देखनी है, मोल्स बैलेंसिंग के। यहाँ एक है और यहाँ एक और एक दो है, यहाँ मोल्स ज्यादा है। ठीक है, तो बेटा अगर आपने प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम उधर चला जाएगा वेयर लेस मोल्स। ठीक है, इक्विलिब्रियम कहाँ चला जाएगा? जहां बैलेंसिंग के मोल्स कम है। पहले प्रैक्टिकली सोच के देखो, आना चाहिए समझ में। बेटा ये एक पिस्टन लगा है, प्रेशर बढ़ाने का मतलब जानते हो ना, वॉल्यूम कम करना पड़ेगा। इस पिस्टन में आपने प्रेशराइज किया, ये नीचे आया। जब ये नीचे आया तो चीजें जुड़ेंगी या टूटेंगी? पास में आएंगी, जुड़ेंगी। जब जुड़ेंगी तो पार्टिकल कम ही होंगे, बढ़ेंगे थोड़ी। तो यहाँ पार्टिकल दो थे, यहाँ एक हो गया, जुड़ के एक हो गया। तो जितना आप ज्यादा प्रेशर लगाओगे पास आएंगे, जुड़ जाएंगे। यानी प्रेशर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कहाँ जाता है? जहां केमिकल इक्विलिब्रियम वहां जाता है जहां मोल्स कम है। और बच्चों फिजिकल इक्विलिब्रियम वहां जाता है जहां वॉल्यूम कम हो। केमिकल कहां जाता है? जहां मोल। और फिजिकल कहां जाता है? जहां वॉल्यूम। मतलब कॉमन सेंस, ये यहां तक लिक्विड है, वाटर, वाटर लिक्विड, और यहां पे वाटर वेपर है, पानी है, ऊपर भाप है, और यहां मैंने प्रेशर बढ़ा दिया। कॉमन सेंस, प्रेशर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? जो भाप है वो लिक्विड में बदलने लगेगी। क्लियर है? क्यों? जब प्रेशर बढ़ाएंगे चीजें पास में आएंगी, टकराएंगी और लिक्विड बन जाएंगे। इसके तो जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो लिक्विड बन रहा है। क्यों? क्योंकि वाटर लिक्विड और वाटर वेपर में वॉल्यूम 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 लिक्विड का कम और वेपर का वॉल्यूम ज्यादा। तो प्रेशर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम को किस तरफ भेजना है? जहां पे वॉल्यूम कम हो या मोल्स कम। तो ध्यान रखना है, फिजिकल इक्विलिब्रिया के लिए वॉल्यूम ध्यान रखना है और केमिकल इक्विलिब्रिया के लिए मोल्स। ठीक है, तो प्रेशर का इंपैक्ट क्या है उसे कॉपी में लिखें। विद राइज इन प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने पे बच्चों विद राइज इन प्रेशर इक्विलिब्रियम शिफ्ट, इक्विलिब्रियम उधर चला जाता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट वेयर मोल्स और वॉल्यूम, एक साथ ही बोल दे रहा हूं, वेयर मोल्स और वॉल्यूम इज लेस। जहां मोल्स एंड वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम कम होगा उस तरफ जाएगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पे चीजें जुड़ती हैं, इसलिए वेयर मोल्स और वॉल्यूम इज लेस। पहले बेटा हम फिजिकल के 3 एग्जाम्पल करेंगे, फिर केमिकल के 3 एग्जाम्पल कर लेंगे। ठीक है बेटा, फिजिकल के एग्जाम्पल में क्या है देखिए बेटा, फिजिकल। ठीक है, पहला एग्जाम्पल फिजिकल का जो सबसे इजीएस्ट है वो ये कि वाटर लिक्विड है और वाटर वेपर है। क्लियर? अब मैंने अभी बता ही भी चुका हूं, यहाँ का वॉल्यूम लेस है, यहाँ का वॉल्यूम मोर है, तो प्रेशर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम पीछे आ गया, इस तरफ आ गया, तो ज्यादा लिक्विड बन गया। कोई डाउट? तो बच्चों अगर समझ में आ गया, वैसे आप लोग पढ़े लिखे हो, पिछला चैप्टर पढ़ चुके हो, प्रेशर बढ़ाने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। आया समझ में? नहीं आया ना?
प्रेशर जब बढ़ाया तो ये पीछे आ गया, लिक्विड यहाँ हो गया। अब इस लिक्विड को दोबारा वेपर में भेजने के लिए एट हाई प्रेशर तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो पीछे आ चुका है ना, तो इसे वापस यहाँ भेजने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब एट हाई प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, या तुमने प्रेशर कम कर दिया तो ये वहां चला गया, ये चला गया तो वेपर बढ़ गई, वेपर बढ़ गई तो अपने आप वेपर बन रही है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। याद आया? अभी भी नहीं आया, फिर से याद दिलाता हूं। पहाड़ों पे चीजें जल्दी बॉयल हो जाती हैं। अब याद आया, पिछले चैप्टर में पढ़ाया है स्टेट्स ऑफ मैटर में कि पहाड़ों पे जब हम जाते हैं तो प्रेशर कम है, तो वहां बॉइलिंग पॉइंट कम है, और जितना प्लेन्स में या और नीचे की तरफ जाएंगे लो एल्टीट्यूड में जहां प्रेशर ज्यादा होगा, तो प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे दो बातें याद रखनी है। पहली बात इसमें क्या याद रखनी है कि प्रेशर बढ़ाया तो लिक्विड ज्यादा बन गया, रिएक्शन पीछे आगे, बात खत्म। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो ये कि प्रेशर बढ़ाने से कोई भी लिक्विड हो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, ब्लड प्रेशर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए। ठीक है, लिख ला लो। तो ये इस इक्विलिब्रियम का नाम है वाटर वेपर एंड वाटर लिक्विड इक्विलिब्रियम। H2O वेपर, H2O लिक्विड इक्विलिब्रियम। और बेटा कोई जरूरी नहीं है कि आप लिक्विड को लेफ्ट में लिखें, बाई डायरेक्शनल इन अप्रोच है, आप लिक्विड को राइट में भी लिख सकते हैं। ऑब्वियसली, इसीलिए तो मैंने आपसे पहले दिन से कहा है कि इस चैप्टर में एक अच्छी बात है, एग्जामिनर को इक्वेशन खुद बतानी पड़ती है, क्योंकि किसी ने अगर डायरेक्शन उल्टा कर दिया तो चीजें रिवर्स हो जाएंगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और बैलेंसिंग भी बतानी पड़ती है, क्योंकि बैलेंसिंग बदलने से भी न्यूमेरिकल्स के आंसर बदलते हैं। तो इसमें आपको इक्वेशन का डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, डन। दोनों बातें लिख ली आपने कॉपी में। आपकी कॉपी में 2 पॉइंट आने चाहिए। फॉर वाटर लिक्विड एंड वेपर इक्विलिब्रियम विद राइज इन प्रेशर मोर लिक्विड विल फॉर्म। अब चाहे इधर है चाहे उधर, बात खत्म, मोर लिक्विड विल फॉर्म। और दूसरी बात, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस या बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि जब प्रेशर बढ़ता है तो वेपर कम हो जाती है, और बच्चों वेपर अगर कम है तो ज्यादा वेपर की जरूरत है हमें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आने के लिए, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम। बेटा नेक्स्ट इक्विलिब्रियम दो तरह का है, जरा सुन लेना ध्यान से। पहले मैं जानबूझ के एक्सेप्शन करा रहा हूं क्योंकि ये टीचर्स का फेवरेट है, आइस और वाटर लिक्विड, दैट इज वाटर सॉलिड एंड वाटर लिक्विड। ठीक है, एक ये है, और एक दूसरा है बच्चों दैट इज कोई और जनरल, जैसे सल्फर है या कोई भी और सॉलिड एंड सल्फर लिक्विड, कोई और जनरल सॉलिड है, और ये वाइट वाटर का केस। ये दो अलग केसेस हैं। बच्चों प्रेशर बढ़ाएंगे तो कहां जाएंगे, पहले आप सोचिए। प्रेशर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम कहां जाएगा, सॉलिड या लिक्विड कहां? अगर इसमें बात करें तो होपफुली आपको याद है ना, सॉलिड के पार्टिकल पास, लिक्विड के दूर, गैस के और दूर, तो यानी यहाँ का वॉल्यूम कम और यहाँ का ज्यादा। तो सॉलिड में लेस वॉल्यूम है और लिक्विड में मोर वॉल्यूम। तो प्रेशर बढ़ाने पर इक्वेशन जाएगी लेस वॉल्यूम, तो इक्विलिब्रियम फिलहाल बैकवर्ड आ गया, टुवर्ड्स सॉलिड आ गया। ठीक है, और अगर वो टुवर्ड्स सॉलिड आ गया, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी फिर पिघलाने के लिए पहले की तरह, और अगर ज्यादा एनर्जी चाहिए तो यहाँ का दूसरा पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट विल। कोई डाउट? क्लियर? अब इसी का ये जनरलाइज था, ये स्पेशल केस। क्या स्पेशल केस है? आई होप तो आप सभी को पता है, आइस फ्लोट्स ओवर वाटर, पानी के ऊपर बर्फ तैरती है। ठीक है, क्यों तैरती है भाई? डेंसिटी कम है। डेंसिटी क्यों कम है? वॉल्यूम ज्यादा है। तो आइस हैज, ये सॉलिड होने के बाद भी मोर वॉल्यूम और यहां लेस वॉल्यूम। तो अब यहां से रिजल्ट उल्टे हो गए, है ना। जनरली कोई भी अगर सॉलिड होता है तो उसके पार्टिकल पास होते हैं अपने लिक्विड के मुकाबले, लेकिन आइस में उल्टा है, पानी जो लिक्विड में है उसमें पार्टिकल पास में है और आइस के पार्टिकल दूर है। सिंपल एक्सपेरिमेंट है, घर पे कर लीजिएगा कि आपने एक डिस्पोजेबल प्लास्टिक वाला ग्लास लीजिए, अप टू टॉप भर दीजिए पानी से एकदम टॉप तक,
और उसके ऊपर एक पतली पन्नी से सील्ड अप कर दीजिए, मतलब आग से चिपका दीजिए, फेविकॉल से चिपका दीजिए। एकदम टॉप तक पानी हो, ठीक है, फ्रीजर में रख दीजिए। ग्लास विल रप्चर, ग्लास फट जाएगा। क्यों क्यों रप्चर हो गया, ब्रेक क्यों हो गया? क्योंकि जैसे ही वो बर्फ में चेंज होगा, इट रिक्वायर मोर वॉल्यूम, वो एक्सपैंड करेगा, और जब वो एक्सपैंड करेगा वहां अगर स्पेस नहीं हुई तो इट विल, ठीक है। इसीलिए कई बार कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स ये वो भी फट सकती हैं या ड्यू टू दिस वन। तो यहाँ का पॉइंट क्या आया, उससे उल्टा क्या आया कि भैया प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम आगे चला गया, और अगर आगे चला गया तो भाई खुद ही पिघल रहा है, ये सॉलिड खुद ही पिघल रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि प्रेशर बढ़ाने पे बॉइलिंग पॉइंट तो हमेशा बढ़ता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। या जानबूझ के ना कई बार टीचर स्पेशली कंपटीशन लेवल पे वो चाहता है कि आपका रटा हुआ ना हो, कि स्पेशल आइस का केस, तो वो कहता है कि एक सॉलिड ऐसा है जिसकी डेंसिटी अपने लिक्विड से ज्यादा है, ठीक है, तो बताओ प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा। तो अगर कहा है डेंसिटी अपने लिक्विड से ज्यादा है, तो ये केस है जनरल, ठीक है, हर सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा ही होती है। अब उल्टा दिया है कि सॉलिड की डेंसिटी कम है, तो दिमाग लगाना है सॉलिड की डेंसिटी कम मतलब वॉल्यूम ज्यादा, उतने ही मास का वॉल्यूम ज्यादा, तो ये वाला लॉजिक आएगा। तो जरूरी नहीं है एग्जामिनर आपको नाम लेके कहे आइस वाटर, सल्फर सॉलिड, सल्फर लिक्विड, हो सकता है वो सल्फर का ही क्वेश्चन दे दे, ऐसे ही दे दे, और नीचे दे दे लेट, मान लिया लेट द सल्फर लिक्विड इज लेस डेंसर, सॉरी मोर डेंसर देन सल्फर सॉलिड, तो भैया यही वाला क्वेश्चन इसमें चेंज हो गया। समझ में आ रहा है? तो आप थोड़ा सा कंसेप्ट के हिसाब से ध्यान रखो, क्योंकि आप अगर रटेंगे तो गारंटेड 12th लेवल में 11th में तो आप कर ले जाओगे, लेकिन 101% कोई भी जरा सा क्वेश्चन कंपटीशन का होगा ना, उसमें आप 100% गलत करेंगे, क्योंकि कंपटीशन में बस वो यही चाहता है आपसे कि आपका रट्टाफिकेशन दूर हो और एनालिसिस ज्यादा हो, आप उसे एनालाइज करके बताएं। लिख लिए दोनों केसेस, मैंने कहा था ना फिजिकल के 3 केसेस हो जाएंगे, अब ये लिख लीजिए। बेटा 2-3 बच्चों का भी कल भी मैसेज आया है, आज भी आया है 1-2 बच्चों का मैसेज मेरे पास मॉर्निंग में कि 5 to 6 सर प्लीज कर दो, क्योंकि उनकी फिजिक्स की कोचिंग भी है, वो शायद जल्दी जाते हैं। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं इन लोगों को कन्विंस कर रहा हूँ, लेकिन एक भी बच्चा अगर रह गया तो चेंज नहीं करूंगा। तो तुम लोग भी सारे बच्चों को कन्विंस करो, मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि एक भी अगर रह गया तो मेरा चेंज करना बेकार होगा, मैं एक कोई मना नहीं करूंगा, ठीक है। इसलिए आप लोग कोशिश करें, सब लोग एक स्वर में, मतलब जैसे कहते हैं ना, मतलब अपनी जगह मैनेज कर लो। तो कमिंग मंडे से मैं, क्योंकि कई बच्चों में परेशानी भी हो रही है, 5 to 6 कर दूंगा, ठीक है, अगर हो जाए तो कंफर्टेबली, बहुत ज्यादा वो मत करिएगा सर से, लेकिन अगर हो जाए, हाँ मुझे मालूम है कई बच्चे कह रह चुके हैं मुझसे, तो बच्चों अगर हो जाए तो आप लोग कर लेना, ठीक है। बोलो बच्चों, तीनों इम्पैक्ट क्लियर हैं? सर बट टेम्परेचर, प्रेशर, 5:15 से 6:15 तक क्लास है मैथ्स की। हाँ मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप लोगों की चेंज हो जाए तो आप कोशिश करके देखिएगा अपने टीचर्स से बात करके, अगर हो जाए, मैं प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर हो जाएगी सर बढ़िया रहेगा। क्योंकि 2-3 बच्चों का आ चुका है मेरे पास मैसेज, आज मॉर्निंग में विदई का आया था, कल इवनिंग में एक आधा, अब मैं उसको रिप्लाई भी क्या करूं, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि हम तो कंटिन्यूस जो लगा रहे हैं उसी पे आ रहे हैं ना 2 to 3, लेकिन अब उनको परेशानी है और औरों को भी है, तो मैं चाह रहा हूँ अगर हो जाएगा तो कंफर्टेबली हो जाए, कर दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, 5 to 6 आ जाओगे ना, ठीक है, लेकिन एक भी नहीं बच छूटना चाहिए ना, इसलिए मैं नहीं चाह रहा कोई एक भी बच्चा छूटे। ओके बेटा, क्लियर है ये वाला पॉइंट? यस सर। चलो बच्चों, तो ये हो गया हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, कंसेंट्रेशन, ठीक है। एक और वैसे होता है, अरे इसमें केमिकल रह गया, सॉरी बेटा, ये फिजिकल हुआ है, जरा केमिकल को भी एक बारी देख लीजिए बच्चों। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या है बेटा, ये केमिकल इक्विलिब्रियम है, सपोज PCl5 टूट रहा है PCl3 एंड Cl2 में, तो बच्चों यहाँ 2 मोल हैं, यहाँ एक ही है, प्रेशर बढ़ाने पे इक्वेशन वहां जाएगी जहां मोल कम है, तो यहाँ तो एक है, यहाँ एक और एक 2 है, यहाँ कम है, यहाँ चलिए, ठीक है। अगर डेल्टा n 0 है, सपोज ये है H2 + Cl2 2 HCl,
तो बेटा यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, ठीक है, नो इफेक्ट, प्रेशर का नो इफेक्ट। तो ऐसे केस में प्रेशर हैज नो इफेक्ट, ये याद रखिएगा। तो ये जरा देख लेना फिजिकल है या केमिकल है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको नंबर ऑफ स्पीशीज नहीं देखनी है, आपको सीधा देखना है प्रेशर का इम्पैक्ट, तो नो इफेक्ट। और ऑब्वियसली तीसरा क्या हो सकता है इसका उल्टा, कि ये है N2 + 3H2 इक्वल टू ट्वाइस NH3, और प्रेशर आप बेटा बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम आगे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ मोल ज्यादा है, ठीक है, सॉरी कम, जहां कम है वहां चले जाए। डन, तीनों केसेस क्लियर हैं। अब देखो Yes, इतना sir. कराने के बाद भी बच्चे गलत करेंगे, देखिए, ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछ के देखता हूं, बताइए गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड पे, ठीक है, solubility of gas in liquid increases with rise in pressure, decreases with rise in pressure, no effect of pressure. Solubility of gas in liquid, बताओ प्रेशर बढ़ाने पे बढ़ेगी कम होगी, नो चेंज। आंसर इसका आंसर है इंक्रीजेस। क्यों बेटा, ये देखो, ये है लिक्विड, ये है गैस, आपने ये सॉल्यूशन बनाया, यानी इस लिक्विड के अंदर गैस घुल गई, इस लिक्विड के अंदर घुल गई। जब लिक्विड के अंदर घुल गई तो बेटा वॉल्यूम बढ़ गया कम हो गया, क्या हुआ, वॉल्यूम कम हो गया। ये तो इतनी जगह घेर रही थी, अब इसी के अंदर आ गई तो वॉल्यूम तो कम हो गया, और अगर वॉल्यूम कम होगा तो इक्विलिब्रियम आगे जाएगा। और आप सोच के देखो, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल जितनी आप लेते हो एरिएटेड ड्रिंक, वो तो हाई प्रेशर में बंद होती है ना, जैसे ही बॉटल ओपन करते हैं प्रेशर कम होता है, गैस निकल आती है। क्यों, प्रेशर बढ़ाने पे ये आगे गया था, प्रेशर कम करते ही पीछे चला जाएगा, तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो गैस कब ज्यादा सॉल्युबल है, एट हाई प्रेशर। गैस की सॉल्युबिलिटी कब कम हो गई, एट लो प्रेशर। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक बॉटल ओपन करने पे नॉइस आती है, पप साउंड आती है, क्योंकि प्रेशर कम होता है, गैस बाहर आ रही है। एनी डाउट, समझ में आ गया ना, ठीक है। Yes, sir. लिख लिया आपने, solubility of gas increases with rise in pressure as gas dissolved by decrease in volume। जब गैस डिसॉल्व होती है लिक्विड में तो वॉल्यूम कम हो जाता है, as gas dissolved by decrease in volume। नेक्स्ट बेटा, ये इक्वेशन है, मान लो मैंने कहा हमारे पास 6 मोल हैं N2 के, 5 मोल हैं O2 के, एंड लेट सपोज 10 मोल हैं NO के एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम हमारे पास 6 मोल्स, 5 मोल्स एंड 10 मोल्स हैं। ये इक्वेशन है N2O2NO, ठीक है, ये इक्वेशन है, बैलेंस इक्वेशन है, N2 + O2 = ट्वाइस NO, और एट इक्विलिब्रियम 6 मोल्स N2 के हैं, मैं यहीं पे लिख देता हूं, 5 मोल्स O2 के हैं एंड 10 मोल्स NO के हैं, ठीक है बेटा। इक्विलिब्रियम पे इतना इतना है। विद राइज इन प्रेशर कहां जाएगी इक्वेशन, फॉरवर्ड बैकवर्ड, नो इफेक्ट, में इंक्रीज में डिक्रीज, में फॉरवर्ड में बैकवर्ड, बैकवर्ड या फॉरवर्ड, फॉरवर्ड या Forward. वेरी गुड संजना, ठीक है। एक बच्चे का आंसर सही है विगत, इसका आंसर है नो इफेक्ट, क्योंकि आपने गलती कर दी। मैंने पढ़ाते समय बताया था स्टोशियोमेट्री इज इंपॉर्टेंट, नॉट द एक्चुअल नंबर। ये तो एक्चुअल नंबर है, और ये है स्टोशियोमेट्री बैलेंसिंग। बैलेंसिंग देखनी है, इक्विलिब्रियम के मोल्स नहीं देखने। तो बैलेंसिंग में 2 रिएक्टेंट है, 2 प्रोडक्ट है, आंसर शुड बी नो इफेक्ट। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ अब, एनी डाउट, वेरी गुड। तो ये फिनिश हुआ आपका ली शैक्लियर प्रिंसिपल, ठीक है बेटा। और बच्चों आप टाइमिंग के लिए एक बारी कोशिश करिएगा, हम अभी तो नहीं, सैटरडे को आपसे दोबारा बात करेंगे। कल का दिन और देखिए अपने, जहां जहां आप रिस्पेक्टिव टीचर से पढ़ रहे हैं, रिक्वेस्ट करके देख लीजिएगा मेरी तरफ से, और अगर उनका कोई और बैच है या वो थोड़ा कंफर्टेबली चेंज कर सकें, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चों को करना नहीं है, मुझे मालूम है 3 या 4 कोई प्रॉब्लम आ रही है अभी, ठीक है। तो अगर हो जाएगा तो अच्छा है, ठीक है। चलो बच्चों, हैव ए नाइस टाइम, बाय। Good afternoon, sir. Thank वेरी you. गुड।